सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ईद चाहे बकरा ईद हो, हमारी ईद उल अज़हा हो, लेकिन हमारी तैयारियां उरूज पर होती हैं। मेहंदियां हमने लगवानी है, चूड़ियां हमने पहनी। आज हम क्या करने वाले हैं ये सब कुछ तो हम जानेंगे, लेकिन ये बताइए कि बारिशों में आपके हालात कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मर्दों के लिए ही मैं बता रही हूँ, ये सारे पीस कर पाउडर बना लें। सही। पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध जो होता है उसमें आपने 1 चम्मच डालना है। सही। सुबह शाम इसको खाना है। सीने पे बलगम जब बहुत होता है, अच्छा, ये बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, ये सिर्फ लगाने का है। हमने 2 टेबल स्पून लिया। टेबल स्पून ले लिया, ठीक है ना? ये 3 ले लो, ठीक है। हम 3 बना, 3 टेबल स्पून ये ले लिया। ½ टीस्पून ये अजवाइन, ठीक है, ठीक है। 1 2 अंदाजे से 7 8 लौंग। इतना जलाएं कि जल के ये तेल बिल्कुल काला वो हो जाता है, मतलब कि ये जल जाता है। बच्चे हैं या बड़े हैं, आपने अपने सीने पे मलना है इसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह सवेरे सभा में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज आप सोच रहे होंगे सादिया कहाँ मौजूद है। आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में। एक माँ को अपना लखते जिगर बहुत प्यारा होता है, वो चाहे बेटी की सूरत में हो, वो चाहे बेटे की सूरत में। उसकी कोख से जन्म वाला बच्चा उसके लिए उसकी जिंदगी होता है, उसके जीने का सहारा होता है, उसकी एक सांस होती है, उसकी एक आस होती है जिससे उसकी जुड़ी हुई उसका जुड़ा हुआ हर ख्वाब उससे मुंसलिक हो जाता है। ये बड़ा होगा तो ये डॉक्टर बनेगा, ये बड़ी होगी तो ये पायलट बनेगी, ये बड़ी होगी। कितने ख्वाब एक माँ सोचती है। मैं खुद एक माँ हूँ। जब बीरब बीमार हुई तो एक पल को झटका लगा था। आज एक ऐसी ही माँ से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिसने एक बच्चे को जन्म दिया 5 जनवरी 2016। बेटे को जन्म दिया, घर में खुशियाँ आई, नेमत आई, मिठाइयाँ बटी, लेकिन बच्चा प्री मैच्योर था, इसलिए उस बच्चे को एडमिट करवाना पड़ा सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद 20 दिन गुजारने के बाद उस माँ के हाथ में क्या आया आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। 20 दिन के बाद मैं अगर आपको ये थमा दूँ कि आपकी एक मुर्दा बच्ची पैदा है या वो बच्ची मुर्दा है, पहले तो आप ये सोचेंगे कि मैंने तो बेटे को जन्म दिया था, वो बच्चा कहाँ गया। और उस पे ये करम कि बच्ची है, और वो भी जिसकी सांसें थम चुकी, जो ना माँ कह सकती है ना पुकार सकती। कहाँ गफलत है, कहाँ संगदिली है। क्या ये हमारी बेहिसी है या हमारे इदारे खामोश है? ये सब कुछ जानेंगे आज हम इसी प्रोग्राम में। आज मैं आपको दोनों हकीकतों से तारुफ करवाऊंगी। एक वो शक्ल जो आज मैं इश्तियाक साहब के घर पे मौजूद हूँ, जिनके साथ ये हादसा पेश आया, जिन्होंने अपने लखते जिगर को खो दिया। किसकी गफलत से खोया ये हमें नहीं पता, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। मैं किसी को यहाँ ब्लेम देने नहीं आई, मैं सिर्फ यहाँ आंखें खोलने के लिए आई। क्या बड़ी गाड़ियों से उतरने वालों के बच्चों की ही हिफाजत करनी है? क्या इन तंग गलियों में जहाँ कीचड़ पानी बस जाता है वहाँ के बच्चों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं? आज एक सवाल है मेरे लिए भी, आपके लिए और इंसानियत के लिए। आइए चल के आपको इश्तियाक साहब की फैमिली से मिलवाते हैं, और मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे मेरे साथ, उनसे मिलवाऊंगी, जिनको आप जानते हैं। सारिम बर्दी साहब होंगे, मंदुखेल साहब होंगे और फ़रा होंगे हमारे साथ, जो कि वाकई हैं अवाम की आवाज़। उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है जब इस तरह के वाक़यात वो भी होते हुए देखती हैं और इस तरह के वाक़यात से अपने शोज़ के दरमियान वो गुज़रती हैं। तो
किस तरह की आंखें हैं वो, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं देख पाती। चलिए अंदर चल के आपको सबसे मिलवाते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि जानें कि वाक़यात क्या है, असल हकीकत क्या है और अब ये वाक़या कहाँ तक पहुँचे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मंदू खिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी ऑनियर है जनाब, हम ऑनियर हैं। मंदू खिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं, सारिम बर्नी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। और आइए, आप खाला हूँ मैं बच्चे की क्या खाला है? ये मेरी बहन है। आप बहन है? आए मेरी बहन यहाँ आई, आप यहाँ आए। आपके मियाँ कहाँ है? बाहर है। बाहर है। अच्छा बैठ जाए, कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कहती। ये पकड़ें। हाँ मंदू खिल साहब, मुझे थोड़ी सी इजाज़त देंगे तो मैं ज़रा कुर्सी बहन के करीब रख लूँ, ऐसे करके। ये जिन खातून के साथ जनाब मैं यहाँ बैठी हूँ, ये वो खातून है जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। और माँ के बड़े ख्वाब होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, वो बेटे की सूरत में हो, बड़े ख्वाब सजाती है एक माँ। अब 20 दिन के बाद जब उसके हाथ में एक मुर्दा बच्ची थमा दी गई, तब क्या गुजरी उस माँ के ऊपर? हुआ क्या था, कुछ बताओ कि मुझे। 5 जनवरी को मेरे घर बेटे की विलादत हुई। उससे पहले भी मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह में बेटा बताया गया था। फिर जब मेरा बेटा हुआ, मेरी बहन को दिया, तस्दीक करवाई लड़का दिखा के। कमज़ोर हुआ था क्योंकि माशाल्लाह मेरा पहला बेटा सेहतमंद था। हाँ। वो कमज़ोर था, उसको बीट्स में डाल दिया। 17 दिन तक मैं 2 दफ़ा गई हूँ ऑपरेशन के बाद भी। आपका बच्चा सिविल अस्पताल में ही हुआ था? जी 2 दफ़ा मैं मिलने के लिए गई हूँ कि मेरा बच्चा मुझे एक झलक दिखा दो, दूध ही पिलवा लो। तो उन्होंने बोला तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाके आराम करो, जब ज़रूरत होगी तो बुलवा लेंगे। 3 दिन बाद जब मैं डिस्चार्ज हुई, जब ब्लड मंगवाना शुरू करा है, उसके बाद मेरे शोहर ने एहतजाज करा कि मुझे दिखाओ बेटा। मेरी वालदा गई हैं कि एक झलक तो दिखा दो। एक सेकंड यहाँ रुकिए। जब बच्चा पैदा हुआ था तब आप लोगों ने उसकी शक्ल देखी थी, आप लोगों की गोद में उसको दिया था, आपके पास डॉक्टर लेकर आए थे उसे? जी मेरी बड़ी बहन के पास दिया था। इनसे सेक्स दिखा के तस्दीक की वो लेते हैं ना, अंगूठे के निशान लेते हैं, तो इनसे लिया था, मेरी बहन को दिखाया था। मैं बेटा है? जी मैं यही तो बोलती हूँ, मुझे उस वक्त कौन सा बेटा दिखाया था, जो मान रहे नहीं है ये लोग। फिर क्या हुआ? 20 दिन उन्होंने बच्चे को रखा अपने पास? 17 दिन रखा जी। 17 दिन रखा। जी, और एक दफ़ा भी ये नहीं बोला कि आपकी बच्ची है। मेरे शोहर भी बेटा बेटा ही करते रहे वहाँ पर, मेरा बच्चा कैसा है वो। तो जब बच्ची मरी हुई थी तब भी ये कह दिया आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है। वो तो डेथ सर्टिफिकेट मेरे शोहर ने पढ़ा तो देखा कि उस पर फीमेल लिखा था, F लिखा हुआ था। तो मेरे शोहर ने एहतजाज किया कि तुम हमारे बेटे की जगह बेटी दे रहे हो, किसकी बच्ची दे रहे हो। मेरी वालदा ने भी एहतजाज किया। तो अब क्या कहूँ कि उन्होंने क्या क्या जुमले कह कि बस खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हम लोग तो समझ लें गरीब थे, हम आ गए। एक सेकेंड, क्या कहा उन्होंने आपसे? खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारा था, यही लेके जाओ। वो अस्पताल जहाँ हम इसलिए जाते हैं कि हम खैरियत से वापस आए, वहाँ सारिम भाई कोई हमें ये कह रहा है कि खैरियत चाहते हो तो जो तुम्हारा था वो तुम्हें दे दिया गया। अगर नहीं जाते, शोर मचाते, उनकी बेइज्जती होती, हमारे तो ऐसी इज्जतें बहुत जागती हैं ना लोगों की, जिसमें गैरत होती है। उसकी वजह से उन्होंने क्या खैरियत चाहते हो तो चले जाओ, हालांकि खैरियत ही के लिए आए थे वहाँ पे। ये भी नहीं सोचते कि 9 महीने जिस माँ ने उसको रखा है, कोख में रखा, और आप उसको एक झूठा बच्चा, अपना हो तो वो सब्र कर जाए, जब अपना नहीं है तो सब्र कैसे करे। फिर 2-3 चीज़ें इतनी खुली हैं इस केस के अंदर। अल्ट्रासाउंड बता रहा है, जब पैदा हुआ खाला ने देखा, खाला ने अंगूठा लगाया उस पर, वो बता रहा है। जिस डॉक्टर ने उस पर साइन किया वो बता रहा है कि मेल है। और जब वो कितने दिन बाद बॉडी दी है? 17 दिन। 17 दिन के बाद जब बॉडी दे रहे हैं तो वो फीमेल की दे रहे, बच्ची की दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी यही हुई थी। आप लीगल बात करने से पहले फ़रा की तरफ जाऊंगी। फ़रा, क्योंकि आप खुद एक औरत है और औरत की फीलिंग्स को औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और आप इस तरह के शोज़ करती रही हैं। आपने बड़ी कड़वी हकीकतों को बड़ी करीब से देखा है, और उनमें से एक बड़ी कड़वी हकीकत है। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना सादिया, तो अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि जो भी केस ऐसा हो उसको रिज़ॉल्व किया जाए, और सब लोग मिलके उसकी जानिब बढ़ते भी हैं और आगे आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन बेहिसी जो है उसकी आप इंतहा देखें कि एक माँ जो है अपने बच्चे से महरूम हो गई,
और कोई बड़ी बात नहीं थी। बताया जाता कि क्यों ऐसा हुआ है, बताया जाता कि बच्चा कहाँ गया, उनको सेटिस्फाई किया जाता। अगर खुदा न खासा जो सर्टिफिकेट था वो गलती से बन गया, उसके ऊपर जब लाके दिखाए गए किसी और का बच्चा दिखा दे, कुछ भी किया गया ऐसा, तो गलती अपनी एक्सेप्ट करते, माजरत करते, बजाय उसके कि धमकियां दी जा रही। किसी और का हम कह सकते हैं, लेकिन किसी और का नहीं था, क्योंकि एक ही डिलीवरी हुई थी उधर जो है ना। उस दिन डिलीवरी हुई थी, मुझसे पहले एक हुई थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक वो सफाई वगैरह करते हैं, तो उसके बाद बीच में मेरी डिलीवरी हुई थी। उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि 3 लेडीज़ की डिलीवरी ऑपरेशन के वक्त हुई, उसी दौरान जो मेरी हुई, एक मेरे से पहले, एक मेरे बाद, उनके यहाँ भी बॉयज़ हुए। ठीक है जी, उन्होंने ये माना है तीनों के डिलीवरी में बॉयज़ हुए थे। जब तीनों के बॉयज़ हुए थे तो ये बच्चा देते वक्त जो हम रिसीव करने गए हैं उसको, तो ये मुर्दा बच्ची कैसे हो गई? अच्छा, 17 दिन बाद जब आपको मुर्दा बच्ची दी गई तो आपने पूछा नहीं उनसे? पूछा, एहतिजाज किया। दूसरे दिन मेरी सिस्टर, मेरे घर वाले, मैं तो ऑपरेशन की वजह से नहीं चल सकती थी, और दूसरा बच्चे की मौत का थोड़ा सदमा था कि शायद मेरा अपना बच्चा। देखें, वो बच्चा जिसका भी था, एक तो वो सही, जैसे सारिम भाई ने कहा कि अपना हो तो सुकून आ ही जाता है, लेकिन बहरहाल औलाद तो थी, वो किसी की भी थी, वो मुर्दा थी, लेकिन वो औलाद थी। वैसे ही एक बहुत बड़ा सदमा, और फिर उस पर अपना भी नहीं था, और वो भी ये भी नहीं पता था कि अपना वाला है कहाँ। असल सवाल तो यही पैदा हुआ। असल सवाल ये है ना, अब तो इतना यानी साइंस में जो है टेक्नोलॉजीज आ गई है, तरक्की हो गई है। अब इनके पास अल्ट्रासाउंड से रिपोर्ट होंगी। नहीं, खाला का जी, दूसरे हॉस्पिटल में जो मैंने पहले से अपने करीब में करवा रही थी, उनके अल्ट्रासाउंड हैं, क्योंकि मुझसे हॉस्पिटल वालों ने ही मांगे थे, तो मैंने उनको नहीं दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने सबूत सारे छुपा दिए थे मुझसे, आधी फाइल करके मुझे दी थी। अब भी इशू नहीं है, सबूत कोई नहीं चाहिए। जो बच्ची दी है उसका भी डीएनए हो जाएगा, और जिस बच्चे पे शक है उसका भी डीएनए हो जाएगा, तो सबूत अब पेपरों वाला तो रहा ही नहीं। तो बच्चा, आपको किसी बच्चे पे शक है कि वहाँ कोई बच्चा है? ऐसा है? सारी एक फैमिली है जो लेकर के गई है, उसमें लग रहा है कि उसमें जैसे उनका रिकॉर्ड में नहीं है उनके, जो उन्होंने हमें दिया है, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है कि मेल लेडीज़ लेके गई हैं, और डिलीवरी का उनका कोई है नहीं रिकॉर्ड वहाँ पर। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड आपने कैसे चेक किया? उन्होंने जो हमें रजिस्टर की फाइलें दी हैं ना, तो उसमें रिकॉर्ड दिए हैं कि 5 तारीख को ये ऑपरेशन हुए थे, और हमने ये बच्चे उस दिन दिए। तो उस रिकॉर्ड में उनको देने का तो है बच्चे का, लेकिन डिलीवरी का नहीं है कि उस औरत की वाकई में वहाँ डिलीवरी हुई थी कि नहीं हुई थी। बंदूक साहब, मैं दूसरे तस्वीर के रुख दिखाने से पहले मैं चाहूँगी कि पहले मैं आपकी राय, आपने पूरी बात भी सुनी। देखिए, मेरे लिए बल्कि समा के लिए अनोखा केस नहीं है, और पहला केस नहीं है। आपको याद होगा, पब्लिक को याद रहे या न रहे, 4-5 साल पहले समा की चैनल पे हमने एक दिन की बच्ची बिल्कुल जो आबासी शहीद अस्पताल से अगवा हुई थी, और 23 साल उसका केस चलता रहा हमारे अदालतों में। 23 साल, और 23 साल के दौरान कोई 20 साल पहले उनका आगा खान हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट हो गया, जिससे ये पता चला कि ये वालिदैन नहीं है, ये वालिदैन है। और फिर भी अदालतों में केस चलता रहा। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास ये केस है, समा ने हाईलाइट किया, तो जज साहब मुझे ये कहने लगी कि मंदोखिल साहब, बच्ची 18 साल से बड़ी हो गई है, 23 साल उम्र है, अगर मैं फैसला आपके हक में भी दूं तो ये डायरेक्शन नहीं दे सकती हूँ कि बच्चे इनकी वालिदैन। मैंने कहा चलो यही फैसला दे, कम से कम तसली तो। 23 साल हो गए, उस जज साहिबा ने फैसला दिया कि बच्चे, हालांकि मेरी नज़र में हमारे अदालतों को भी थोड़ा सा ये देखना है कि जब डीएनए टेस्ट हो गया, ये डिक्लेयर हो गया कि ये बच्चा इस वालिदैन का है, इस वालिदैन का नहीं है, उसके बाद किस बात की गवाही चला रहे हो आप, और क्या गवाही में आप साबित करेंगे? तो वो केस आज भी वो बच्ची उस जाली माँ बाप के पास है, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, चंद मैं कहता हूँ फरलांग के पापोश नगर में। वो बच्ची जो असल वालिदैन है वो घर में बेचारे अभी तक आसरे पे बैठे हुए हैं, और जो जाली वालिदैन है उनके पास वो बच्ची है। अब यहाँ जो सूरत हाल ये है सादिया, 5 जनवरी का ये वाक़या, अभी सारम भाई ने कहा डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? अब ये हो सकता, तो हो सकता है। बात यह है कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 5 महीने से 5 महीने नहीं बल्कि 8 महीने ज्यादा हो गया, 5 जनवरी के ये वाक़या है, तो क्या कर रही है हमारी पुलिस? इसने डीएनए टेस्ट आपने एफआईआर वगैरह कटवाई? जी, एफआईआर कटवाई थी सर के उस पे जनाब, वो आपको हम अपनी विंडो में दिखाएंगे। सर के तरफ से पटिशन दायर की गई थी सारे प्रेस की तरफ से कि भाई इनके लिए इंसाफ फराहम करें, तो उन्होंने एफआईआर जज ने ऑर्डर दिए थे। पहले पुलिस वालों को टाइम दिया, हमें हम जाते रहे अदालत, जज साहब ने ये तक हमें कहा कि देखें मैं आपके साथ इंसाफ चाहता हूँ,
लेकिन ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, पुलिस वाले और ये हॉस्पिटल वाले ये बहाना करेंगे, ये नहीं आएंगे, आप लोग कब तक आओगे। हमने बोला हमें इंसाफ चाहिए सर, जो भी हो हम भागेंगे। मेरा पहला ये बेटा है और दूसरा वो था। मैं अगर बेटी भी होती शादी होती, मैं ये बोलती हूँ, लोग क्या बोलते हैं मैं बेटी से भागती हूँ, मैं बेटी से नहीं, मुझे तो तमन्ना थी अगर मेरी बेटी भी होती भी उसको भी सीने से लगाती, लेकिन तो मैंने तो बेटे को जन्म दिया था ना, मेरा एक दिल है, मेरा बेटा मुझे लगता है शायद कहीं वो भी आवाज़ देता है मुझे कि माँ मुझे ले जाओ। क्या जवाब देंगे हमें? ये लिख रहे हैं जज साहब, यहाँ फरमा रहे हैं, कुदूस मेमन साहब है, बड़ी नामी गरामी जज हैं, कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करें और किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करें। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में जब तक 2 चित्रोल नहीं लगता है किसी को, वो मानते, और बड़ा सीधा साधा केस है। बच्ची जिस मर्द या औरत ने उसका हवाले की है, ड्यूटी ऑफिसर, आरएमओ, सबको एफआईआर में होना चाहिए और अभी तक अरेस्ट होना चाहिए। 2 जूते पड़ते हैं, सीधे बताते हैं कि क्या हुआ। गुजर गए 8 महीने से, पुलिस इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं था, अब तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मेमन साहब जब ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आप गिरफ्तार ना करें, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं अच्छी तरह वाक्य को इनसे मेरी बात सुनो, लेकिन उसके बावजूद आप ये कर दें कि एक ही पुलिस स्टेशन है कराची में, वुमेन पुलिस स्टेशन, ठीक है, 4 करोड़ या 3 करोड़ की आबादी में, और फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। जब ये कोर्ट कह रहे हैं कि आप तफ्तीश करें, 8 महीने में आप क्या कर रहे हो? क्या यही 23 साल जो पहले वाले केस में हमने गुजारा, जो बाद में बच्ची बालिग हो गई है और जाली माँ बाप के घर आज तक बेटी भी है, तो क्या इनके साथ भी होगा? और जब ये कह रहे हैं कि बेटा पैदा हुआ है, तो बेटी कैसे पकड़ा दी है? और ये माफिया है, और ये सिर्फ इस अस्पताल का नहीं है, अब्बासी शहीद अस्पताल का मेरे पास आज भी पिटिशन चल रहा है 3477/2014। एक बुजुर्ग शख्स जो 85 साल उम्र थी, उसकी टांग टूट गई, अस्पताल से गायब हो गया। चल रहे हैं, तारीखें चल रही है, हम धक्केकार हैं। लेकिन आप विंडो स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि इसकी तमाम एफआईआर की रिपोर्ट्स, इसकी तमाम चीज़ें जो भी लीगल एविडेंस है वो सब साथ साथ चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बच्चा कहाँ? अगर बच्चा किसी और को दिया गया है तो उसके लिए क्या कवानीन हमारे यहाँ मौजूद हैं? हम किससे बात करें? क्योंकि हमारी टीम ने जब इसकी खोज लगाने की कोशिश की थी तो हम पहुँचे थे। ऐसा नहीं कि हम कोई भी केस मुँह उठा के आप तक ले आते हैं, जी ये आई हमारे सामने रोई या सारिम भाई के सामने रोई, या सारिम भाई ने हमें रेफ़र किया तो हम आ गए। ऐसा नहीं होता जनाब। सारिम भाई हम तक लाते भी हैं तो उनको पता है कि हमारी पूरे एक टीम, एक पैनल है जो इसकी खोज के लिए निकलता है। हमारी पूरी टीम सिविल हॉस्पिटल गई, वहाँ क्या हुआ, किन किन से हमारी मुलाकात हुई, ये सब कुछ आप देखेंगे। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं इश्तियाक साहब के घर पे मौजूद हूँ, उस माँ के साथ मौजूद हूँ जिसने अपने लखते जिगर को किसी और के हाथों खो दिया है और एक मुर्दा बच्ची को दफनाया है। किस दिल से दफनाया है ये मैं नहीं कुछ कह सकती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं औरंगी टाउन में मौजूद हूँ, इश्तियाक साहब के घर पे मौजूद हूँ। 5 जनवरी 2016 को इस माँ ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटा पैदा हुआ, मोहल्ले में मिठाइयाँ भी बटी होंगी, घर में खुशियों और मुबारकबादियाँ देने वाले भी आए होंगे। बच्चा प्रीमेच्योर था, बीमार था, हॉस्पिटलाइज किया गया, सिविल हॉस्पिटल में उसे रखा गया। 17 दिन के बाद एक बच्ची थमा दी जाती है जिसकी सांसें नहीं चल रही, जो मर चुकी है। मैं और आप ये बात सोच सकते हैं, लेकिन जिस पे गुजरी है वो क्या सोचती, उससे बात करें। शादी वादी आपकी आप सोचेंगे क्या गुजरेगी। बच्चा बीमार हो जाता है, आपकी बेटी बीमार हुई, आपकी क्या गुजरी होगी। मेरा बच्चा तो मुझसे बिला वजह ही छीन लिया गया है, जो मैंने देखा तक नहीं, जिसको मैंने नजर भी नहीं देखी कि कैसा दिखता होगा, क्या है, बिना जुर्म मुझसे छीन लिया गया।
और माएँ देखें आजकल वाक़यात कितने हो रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी, वो मेरा दर्द समझती होंगी। तो देखें हर माँ एक माँ होती है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या 10 माएँ हों जिनके बच्चे न हों। मैं उन माओं से इल्तिजा करती हूँ, देखें मेरा अल्लाह से इल्तिजा करे मेरी सुनवाई हो जाए, मुझे मेरा बच्चा मिल जाए कि उन माओं की दुआओं के सदके में जिनसे बच्चे जीने जा रहे हैं। मेरा तो बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था। कसूर तो उन बच्चों का भी नहीं है जिनके बच्चों को अगवा करके उनके आज़ा को बेच दिया जा रहा है। कसूर नहीं है मेरी बहन, ये कहीं ना कहीं हमारी नाअहली है। हम बड़े कमजोर हो ना उन अगवाकारों से, तो ये अस्पताल वाले मैं समझता हूँ बदतर हैं, बुरे हैं कि वो तो चले अगवाकार है, उन्हें अगवाकार आप पुकारते हैं कि अगवा करने वाले बच्चे अगवा करने वाले, इनको हम क्या पुकारेंगे? अस्पताल वालों को क्या बोलेंगे इनको? सारम भाई आप क्या कह रहे हैं कि वो अस्पताल है या गली है, रोड पे चारपाई पड़ी है, बच्चे अस्पताल, वो तो अस्पताल है, सिक्योरिटी है, सिस्टम है। नहीं, अस्पताल वालों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अस्पताल वालों को आप क्या कहेंगे जिनके हाथों से ये गुनाह हो रहा है? नाम लिखे गए सारे नहीं, और वो पिटीशन में तमाम मुल्जिमान का नाम लिखा गया। तो पुलिस ने वो कानून क्या है आपको पता है, 14 दिन के अंदर चालान जमा करना पड़ता है। आज ये कितने दिन हो गए? ये 5 अप्रैल 2016 की फायर कटी वाक़या तो जनवरी का है। और मैं ये सवाल भी सादिया यहाँ पैदा होता है, ये माँ जो बेचारी तड़प रही हैं, जो वो माँ जिसने उस बच्ची को जन्म दिया होगा, जिनको इनका बेटा दे दिया गया होगा, ये किसी और को, उन्होंने भी तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी कि उसको कुछ दिया भी दिया है या नहीं। हाँ, और ये पता नहीं किसको दे दिया, और कैसे इखलाक आपका गवारा कर लेता है कि आप किसी का बच्चा लेके और आप खुशियों में जी रहे हैं और वो दुख में। आप मुझे बड़ी मासूम सा सवाल आपने किया, बात की है ये कि अगर जिस माँ बाप की बेटी पैदा हो और मर जाती है, उसको कोई बेटा पकड़ा दे तो वो उनकी मिली भगत के बगैर हो नहीं सकता है। यहाँ चलता है पैसों का खेल। अपने खून का दुख नहीं मना रहे और किसी की खुशियाँ नहीं, ये मिली भगत होती है। जिन लोगों की औलाद इस तरह होता है, ये 23 साल पहले जो किस्सा हुआ था आपको सुनाया, वो यही था कि उस खातून का औलाद जो है ना मर जाता था। उन्होंने अस्पताल वालों से रब्ता किए, वहाँ कॉन्टेक्ट किए, फिर उनको जो उनका बच्चा मर गया वो किसी और को पकड़ा दिए, जिंदा वाला इनको पकड़ा दिए। मंदू खैल साहब, इसका भी तरीकाकार मौजूद है। जो बेऔलाद जोड़े होते हैं, सारिम भाई हैं, ऐसे और बहुत से ट्रस्ट हैं जहाँ पे बेसहारा बच्चों को आप सहारा दे सकते हैं। अगर आप नेकी आपने जरूर किसी के बच्चे को छीनना है, किसी और की गोद को उजाड़ना है, ये कैसे हो सकता है? और मुझे एक चीज, बेटी अगर जिंदा भी होती ना तो भी शायद ये चेंज, शायद सब्र आ जाता। नहीं, वो लोग चेंज करने के मूड में थे, क्योंकि बात होते हैं जिनको बेटी नहीं चाहिए, हाँ, उन्हें बेटा ही चाहिए, तो ये शायद ये तो खुशी खुशी लेते हैं क्योंकि हाँ, इनका एक बेटा मौजूद था। जी जी। और एक, लेकिन जब उसकी सांसें ही नहीं चल रही है, मैं इस चीज़ को इसलिए भी महसूस कर सकती हूँ क्योंकि अभी एक हफ्ता मीरब हॉस्पिटलाइज रही है, और जिस तरह मैं उस शो से भागी थी, आप यकीन माने मेरी आंखों के सामने लिटरली अंधेरा था, और मेरी टीम मेंबर्स मुझे पकड़ के गाड़ी तक लेके गए, तो मुझे अंधेरे में नज़र ही नहीं आ रहा था कि मेरा पर्स कहाँ है, मेरा कदम कहाँ पड़ा, मुझे नहीं दिख रहा था। शायद माँ यही होती है। और वो एक हफ्ता जो मैंने गुजारा, तब मैंने सोचा कि हम जो खुदा कहता है ना कि माँ के पैरों तले जन्नत है, वो ऐसे ही नहीं है। तब मुझे एहसास हुआ, मेरी अम्मा कहती थी ना कि जब खुद माँ बनूंगी तब महसूस होगा कि मेरी 1-1.5 हफ्ता होने को आ रहा है, मेरी नींदें नहीं हो रही, मैं शो भी कर रही हूँ, मैं पूरी रात जागती हूँ, उसके साथ पूरा दिन जागती हूँ। मुझे सब्र नहीं आ रहा कि वो उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही। इस माँ को कैसे सब्र आएगा जिसने एक मुर्दा बच्ची किसी और की दफनाई है, और पैदा इसने एक बच्चे को दिया है। और सादिया, आपकी बच्ची आपके पास है, आप उसको संभाल सकती हैं, आप उसका ख्याल रख सकती हैं। वो माँ देखे उसका दुख। मैं तो जिनको मसीहा समझ के गई थी, उन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा करा मेरे साथ। ये आपके पास ये देखिए नाज़रीन, ये मैं आपको साथ और अभी मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाऊंगी। मेरा शो देखते रहिएगा। ये महज सिर्फ इन बातों पे नहीं है, ये जो मेरी टीम ने जाके वहाँ हॉस्पिटल में जाके जिन लोगों से मुलाकात की, वहाँ के सुपरिटेंडेंट से, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, उनका क्या रवैया था, वो सब कुछ आप अभी देखेंगे स्क्रीन पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं अभी ये जानना चाहूँगी, ये आपके पास क्या चीज़ है? ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का, कंप्यूटराइज ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इनका, या हमारी ये कैमरे स्क्रीन पे भी चल रहा है। ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, सिविल हॉस्पिटल का। अलाइव बॉय बेबी लिखा हुआ है इस पे, बॉय का लिखा हुआ भी है, तारीख वही 5 तारीख है 2016। और ये डिस्चार्ज पेपर है, ये कंप्यूटराइज बना हुआ है, इसमें भी अलाइव बॉय बेबी लिखा हुआ है।
ये सब्र कैसे ले इन सब चीजों जब के तक बाद मैं नहीं हॉस्पिटल आएगा में ना थी सब्र। मेरा बच्चा जिंदा था और लड़का था, मेरे निकलते ही इन लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया। मुझे बताएं, किसी पूरे 17 दिन किसी को मिलने ही नहीं नहीं दिया उस देते बच्चे थे, से? कहते थे ले जाओ मर जाएगा, यूं करके हमें धमकी देते थे। हम तो अपना बच्चा जिंदा चाहते थे। ये हॉस्पिटल वालों ने ओरिजिनल। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा तारीख में मुझे शक हो रहा है। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे क्या लिखा है, अलाउ बॉय बेबी, ठीक या है। boy। इसमें तो 5 जनवरी 2016 की बजाय 5 जनवरी 2015 लिखा हुआ है। जी लेकिन सर ये डिस्चार्ज हुई पेपर है ना, इसमें अलाइव बॉय बेबी हाँ, मैं अब इनकी अंधेर नगरी देख रहे हैं, 2015 में लिखा हुआ है। 15 लिखा हुआ है, 16 की जगह। ये देखो कोने वो पे जानबूझ करके वो करते हैं ना, गेम करते हैं बस अपने। ये रजिस्टर के गायनी रजिस्टर का पेज है जिसमें बच्चा रिसीव करवाते हैं जो गार्डियन होते हैं बच्चे के। उसमें क्या लिखा है? तो इसमें डॉक्टर के साइन भी हैं। ये देखिए बेबी ऑफ हिना, इसमें अलाइव मेल लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे भी डेट कहीं ठीक जी, यहाँ पर गलत सही है, है ये भी देख लीजिए। तारीख भी सही लिखी हुई है। नहीं, हर एक वैसे ही है। ये देखें, एक कहीं मिनट 19-20 पकड़िएगा। नहीं है पेपरों मैं में। चाहती हूँ कि ये अगर कैमरा दिखा सकता है तो ये वो लाइन है। ये मेल लगा हुआ है, ये मेल ये मेल भी लिखा हुआ है। 5 जनवरी 2016 में चाहूंगी कि जूम इन करके अगर मेरे कैमरामैन अगर इसको दिखा सके। और ये वो रजिस्टर्ड है जो डेली बेसिस पे बनता है। इसमें कोई आप रद्द-बदल भी नहीं कर सकते। आप रद्द-बदल करेंगे तो पूरा रजिस्टर चेक और करना ये पड़ेगा। मंदोखिल भाई, मेल फीमेल एक बहुत बड़ा फर्क है। इसमें कोई गलती वाला हिसाब भी नहीं है कि और गलती ये हो लिखा गई। हुआ है कि ना, ये देखिए कैसे हो जाएगी 17 मेल इतना ये, और 1:50 पे ये आपने का बच्चा पैदा हुआ है। निशान भी अच्छा, और ये यहाँ पहन के डेट तो यहाँ डेट रिसीव सही किया लिखा है था। 5 जनवरी 2016 और सर्टिफिकेट जो इशू करे 2015। वो भी किसी वो अपने मकसद आप के को तहत किया गया है ना, एक चीजों में। अगर उनकी जानबूझ के कोई कंफ्यूजन गलती नहीं है और तो कितनी बताइए क्या गलतियां चीज़ की है फिर आपके उन्होंने। और इनके पास पूरे पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास। अल्ट्रासाउंड का है, अल्ट्रासाउंड से होने से सारे पहले की रिपोर्ट है कि बेटा है। अल्ट्रासाउंड में बच्चा को ये मिरेकल है जो बच्चा चेंज हो गया। ये देखिए सादियाबाजी, ये कोई वो मैं कहती हूँ जादू हो गया वही मैं बहन कह के रहा हूँ ना, ऊपर। ये गायनी की फाइल का रजिस्टर पेज है। गायनी का जो मेरी फाइल होती है, बच्चा चेक करके आती है और मदर को बताती है कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है। अच्छा, इसमें क्या लिखा जी, हुआ है? उसमें ये डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि बच्चा नर्सरी में है। इन नर्सरी उसका एज भी है 10.4 और ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओ पॉजिटिव। तो ये और कंफर्म हो गया। ये भी एक फर्क है। सर, वो और जो बेटी बच्ची का हमें कुछ दी और वो था। बी पॉजिटिव की नहीं, तो बच्ची दी। इससे क्लियर हो गया जब इसका ब्लड ग्रुप है तो बच्ची का ब्लड ग्रुप मालूम। अच्छा, नहीं, जो बच्ची दी है उसका कुछ नहीं, और है। एक और काम भी हो सकता है। एक और काम भी हो सकता है सारिम भाई, एक और काम हो सकता है कि बच्ची का आज भी जो बच्ची ने दफनाई है उसका आज भी पोस्टमार्टम हो सकता है। डीएनए हो जाए उसका, डीएनए पोस्टमार्टम भी हो सकता है। उसके अंदर ब्लड ग्रुप और ये सारी चीजें आ जाएगी क्लियर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही एक मैं भी चीज, यही आप कह रहा सब हूँ। लोग यहाँ बैठे हुए, उस बेजान बच्ची का इसमें क्या कसूर है कि कसूर मेरा हो ये भी या बात कसूर बिल्कुल आपका सही है हो, कि हम उस कि बच्ची को क्या बच्ची तकलीफ अब दे जा दोबारा करके, कब्र से बिल्कुल सही बात। निकालें, नहीं, मगर उसका केस की पोस्टमार्टम जड़ करें। तक कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं, ये मजबूरन सब तो क्या है? नहीं, उसके अलावा नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट से वो डिनाई कर सकता है। जो है और उसका इसके DNA बाद जो मैं को आपको शक है हकीकतें family पे। अभी टेलीविजन सेट पे दिखाऊंगी, अच्छा, चलो, अच्छी बात आप है। उन हकीकतों को सुनकर देख के आप अपना सर पीट लेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे सर हैं। तो हम पीटते रहते हैं रोजाना। ये तो यही सादिया हम हम कॉलर रोज से ऐसी उनसे बात कहानियां करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ मीतोगा से। जी मोहम्मद इजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं 3 बातें करना चाहूंगा। पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपने बड़ा अच्छा आज प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, जहाँ है सारन भाई, खान साहब वगैरह। सबसे पहली बात है, ये तो इस माह के दिन से जो गुजर रही होगी ना, यही बेहतर जानती। जिस तरह आपने बताया कि एक हफ्ता आपकी बच्ची अस्पताल में थी, आप दुनियादारी सब कुछ भूल गई थी मेरी बहन। बिल्कुल सही। पहली बात ये है कि ये जो है ना एक माफिया, ये जो है ना एक माफिया, ये बच्चे अगवा करने वाले हैं ना, इनके ऊपर सख्त कवानीन होने चाहिए। वकील साहब मेरे बात से एग्री करेंगे। जो किसी का अच्छे जिगर को चोरी करते हैं, बेच देते हैं, आगे कर देते हैं, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि इबरत हो जाए उनके लिए, ताकि किसी भी माँ की बोझ ना जुड़े।
जैसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे साईं ने फरमाया, खान साहब ने जज ने ऑर्डर किया है कि किसी बंदे को गिरफ्तारी न की जाए। इजाज भाई आप बिल्कुल सही तो भाई गिरफ्तारी नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? इजाज भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, और जज लिख के दे रहे कि गिरफ्तारी होनी ही नहीं है। मुल्ज़िमान का सारुम भाई ने नाम के नाम है, और उसमें जज के गिरफ्तारी के बगैर भी ये काम हो सकता है ना। डीएनए इतना इजी प्रोसेस है, पहले से हर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। अब जो बच्चा जिंदा उसका डीएनए तो हो सकता है ना, जिसके ऊपर शक है उसका डीएनए हो सकता है। अच्छा एक बात थोड़ा सा एक और कॉलर है, अगर आपकी इजाजत है उनसे बात करते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं नफीसा बोल रही हूँ कराची से। जी नफीसा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बस मुझे बहुत अफसोस हुआ ये मसला सुन के, और मेरा भी एक छोटा सा मसला था। मैंने कहा कि मैं भी प्लीज बताइए। तारीफ करनी से मुझे बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी बोलिए। जी तारीफ करनी साहब, मुझे अपने शोहर के बारे में बात करनी थी। मतलब 3-4 महीनों से लड़ाई झगड़ा करके वो घर से चले गए। मतलब तकरीबन 8 साल की एक दफा ये करते हैं, और घर का खर्चा बिल। इन्हें मेरे नंबर दे दीजिएगा ना, बात कर लेंगे। सारिम भाई के नंबर चल रहे हैं, आप उनके नंबर पे उनसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं नफीसा। हर घर के अपने मसाइल हैं, कहीं बाप बच्चों को छोड़ के चला जाता है, कहीं बच्चे घर को महज इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं कि उनके घर का माहौल ठीक नहीं। बात तशद्दुद होते हुए वो अपनी माओं को देखते हैं, पिटते हुए अपनी माओं को देखते हैं, अपनी माओं के साथ वो हाल होते हुए देखते हैं कि वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कहीं ये हो रहा है कि किसी के लख्ते जिगर को उससे छीन लिया जाता है, किस जुर्म में छीना जाता है। ये सब कुछ आप देखेंगे इस शो में आगे चल के। लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। इश्तियाक साहब के घर पर मौजूद हैं, इश्तियाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी मिसेस मेरे साथ मौजूद हैं, और बच्चे की नानी से बात मैं करूँगी। क्योंकि जब ये ख़बर मिली कि 10 बजे के करीब, आपने बताया आया 10 बजे करीब आपको ये खबर मिली थी कि बच्चा फौत हो गया। अब आप बताइए, जब आप वहाँ पहुँची तो आपको जो हैंड ओवर किया, वो डेड बॉडी किसने हैंड ओवर की थी? रज़ा थे, मुश्ताक थे, तो उन्होंने जब दिया बच्चा, उन्होंने बच्चा ही बच्चा बोला। तो ये फ़ाइल थी, तो फ़ाइल देख के मैं जाहिल औरत हूँ, मैंने बोला आप बेटी, इसकी बेटी नहीं है, बेटा इसका पैदा हुआ, ये क्या दे रहे हो? तो उन्होंने बोला ये तुम यहाँ से ले जाओ, नहीं तो क्या कहते बदतमीज़ी कर रहे। तो कहने लगे इतना साइंस अभी चेंज नहीं हुआ कि इसके हम लड़की की जगह लड़का बना दें। उस पर भी मैंने बोला भाई इसका बेटा ही था, मुझे बताओ। तो वो जो एक रेफ़र होता है, मैंने रेफ़र मांगा, मैं जाहिल औरत हूँ, ऐसे मैंने पर्चा बोलो दिखाओ जो बच्चा लाई थी मैं। तो उन्होंने ये रेफर पकड़ाया। आप ये देखें मैडम, ये रेफर पकड़ाया, जाहिल औरत हूँ मैं। मेरी माँ, आप ऐसा ना करें कि आप जाहिल हैं, पढ़े लिखे जरूर नहीं हो सकते। जाहिल ये लोग हैं जिन ये हरकत की है। फिर भी ये पर्चा मांगा, पर्चा उन्होंने रेफर नोट हमें दिया है, ये 6 तारीख का है, जबकि मेरी डिलीवरी 5 तारीख को हुई थी। जो बच्चे इन्होंने हमें दिए, ये रेफर नोट के हिसाब से वो 6 तारीख की है, और 7:05 में वो आई थी, और 1 बजे इनका बच्चा पैदा, और मेरा बच्चा 1 बजे पैदा होता, जबकि ये बच्ची 7:05 पे पेट में आई थी। सब सबूत है, वजूद है सारे। भाई आप 17 दिन तक, भाई ये माइक को करीब रख के बात करिए, आप 17 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, माइक को करीब रखें। क्या उन्होंने आपको अपने बच्चे से मिलने दिया, आपके बच्चे से? नहीं मैम, हर दूसरे दिन में उनको बोलता था कि भाई बच्चा दिखा तो दो थोड़ा सा। वो बोलते थे, सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि अगर ज़्यादा देखने का शौक है तो ले जाओ अपने साथ, हम इलाज नहीं कर रहे। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर जिसका बच्चा बीमार हो उसको ये कह दिया जाए कि ले जाओ, तो वो तो डर के मारे ही नहीं बोलेगा ना कि खुदा ना खासा मैं ले गई और बच्चा को कुछ हो गया, तो वो अपने आप को ही सारी जिंदगी कोसता रहेगा। ये देखिए ना, खाला क्या बता रही है कि जब बच्चा हुआ है तो बेटे की तरह मिठाई ज्यादा ली जाती है। तो पूछे जरा क्या हुआ वहाँ पे? हाँ, तो जब ये मेरी बहन के जब सीजर से अंदर ही थी ना, ये मैं इसकी जब के अंदर ही थी, वहीं पे स्ट्रेचर पड़ी हुई थी, तो वहाँ मुझे उन्होंने सेक्स दिखाया। कब सामने मैं अंदर ही खड़ी थी अपनी बहन के साथ, मैं सब कुछ थी। मुझे एक मतलब मैं हल्फिया अमीना मैडम ने तो मुझसे कुरान, मैंने मैं कुरान उठा रही हूँ। मैंने वाकई मेरे 2 बेटे, पहले मैं बेटा देखा है मैंने अपनी बहन का, ये बेटी क्या इतना बड़ा आप सेक्स चेंज कर रहे हैं। तो मैंने मैं आप हल्फिया उठा लो, मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा, आप तो मेरी आंखें जुटला रही हैं।
अब इसीलिए ये इतने सबूत अगर हमारे पास नहीं होते तो आज तो ये आंखें भी हमारी अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो बात आप कर रही हो, पैसे भी उन्होंने, हम लोग मुबारकें मांग रहे थे। बेटा हुआ था ना तो सारम भाई एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बात आप कर रहे हो या ये अम्मा जो बात करी, ये आपने बयान पुलिस को दिए ऐसे? जी बिल्कुल इसी तरह दिए, यही है, कोर्ट में दिया इन्होंने, कोर्ट में जाके जज के सामने मैंने बयान भाई ये 1-1.5 महीने तो रुके रहे बेचारे, इसके बाद बावजूद ये ऑर्डर हो रहा है कि गिरफ्तार ना करें। जज के सामने मैं जाके ये ऑर्डर ये बोल के आई हूँ कि भैया आप, मैं यहाँ पे भी हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद माँ हूँ, मेरे खुद 2 बेटे हैं, मेरे से इतनी बड़ी गलती थोड़ी हो सकेगी। अगर मेरे देखने में गलती है, आप बताओ, इस सब पेपरों में आपसे भी गलती होती चली गई, ये कौन सी ऐसी गलती पैदा हो गई? सारम भाई 17 दिन 14 दिन है यानी FIR कट जाए, उसकी 14 दिन के अंदर चालान पेश करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन मजीद टाइम मांगते हैं, 17 दिन। आज 3 महीने हो गए, चालान पेश नहीं किया। बस यही तो है ना, अभी जज साहब ने एक ऑर्डर तो किया, अब देखें उस पर क्या इम्प्लीमेंट होता है, सेक्शंस लगाएं। जो शगुफ्ता है इसकी जो है ना SHO है वहाँ पे IO है, हाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो उसके खिलाफ किया है कि इसको जो है 3 सेक्शंस दिए, इसमें 146 है 147 है मेरा ख्याल है, जी जी 3 सेक्शंस लगाई हैं इसमें, एक में 6 महीने, एक में 1-1 महीने, 3 जो है सजाएं कि अगर नहीं उसको किया इम्प्लीमेंट। लेकिन मुझे पता है कि आज तक क्या आपने कभी सुना किसी पुलिस वाले को सज़ा हो गई? ऐसा नहीं होता। वो आते हैं, माफ़ी तलाफी होती है, बात ख़त्म हो जाता है, फिर वो डिले टैक्टिक्स चली जाती है, फिर मुल्क के कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान रुलता ही चला जाता है। ये अगर मेरे पास ना आती, ये कोई मेरा बड़ापन नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी कि अल्लाह मुझसे अच्छे काम ले लेता है, या इनको एक आसरा मिला हुआ है कि इस दरवाजे पे हम जा सकते हैं। तो आप इससे पूछें कि इसकी किसी ने कहीं कोई मदद नहीं की, किसी ने भी। इवन मैंने फिर जब मेरे पास आई, कुछ नहीं हो रहा था ऑर्डर्स के बावजूद, तो मैंने DIG साहब के पास फ़ोन करके इसको भिजवाया, वहाँ गए, वो अच्छे से मिले, उन्होंने फिर शगुफ्ता के पास रेफ़र किया था, फिर उधर गए, फिर वही टाल दिया कि कल आना तो यूँ कर देंगे, परसों आना तो यूँ कर देंगे। ये कितने चक्कर लगाएं और क्यों लगाएं? मैं तो चाहता हूँ, अभी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे नए आए, मैं तो चाहता हूँ कि उनको चाहिए एक्टिव हैं, और उन्हें नहीं सड़कों पे तो अगवाकार नहीं मिल रहे ना इनको, कम से कम जो अस्पताल वाले मौजूद हैं अगवाकार। बात हम चीफ मिनिस्टर पे क्यों डालते हैं? ये काम है पुलिस का, पुलिस का है ना, अदालतों का, ऑर्डर तो काम है मेरे और आप जैसों का, ऑर्डर तो है ना। अब मुझे एक बात बताएं, ये खातून, अभी ब्रेक में मैं सादिया को बात करना चाह रहा था, लेकिन अवेयरनेस के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गली गली बोर्ड लगे हुए हैं डिलीवरी की चार्जेस के, ये अस्पताल जा रहे क्यों जा रहे हैं? यानी इसकी वो सकत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक तरफ वो माफिया, मैं सब अस्पताल की बात नहीं करूँ, माफिया की बात, एक तरफ वो माफिया, दूसरी तरफ करप्ट पुलिस अफसरान, सबकी बात नहीं करूँ, और तीसरी तरफ जो ना ये गरीब लोग। तो आप मुझे बताओ अंजाम? तो अंजाम जनाब यही है कि सिर्फ एक पल को हमने ये सोचना है कि आज इसका बच्चा गया है, आपका भी जा सकता है। पता नहीं इससे पहले कितने जा चुके हैं। जनाब मैं लूँगी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगी कहानी का दूसरा रूप। इस सिविल हॉस्पिटल में हमारी टीम ने जाके क्या देखा और क्या खोज लगाई, ये सब कुछ आप देखेंगे ब्रेक के बाद। मैं रज़िया नूर, मेरी ड्यूटी 5/1/2016 की तारीख में हिना इश्तियाक की डिलीवरी हुई। बच्चे की तबीयत नाजुक होने की वजह से जल्दबाजी में बच्चे का सेक्स नहीं चेक कर सकी। फौरी तौर पे बच्चे को नर्सरी से डॉक्टर ने ट्रांसफ़र करने को कहा, तो OT के अमले ने मुझे ये बताया कि मेल है। वही मैंने लिखा और वो ये पेपर है। ये मैं कोई ख़त नहीं पढ़ी हूँ जनाब, ये मैं उस वक्त की ड्यूटी पे मौजूद नर्स का बयान पढ़ी, सरकारी लेटर है। जी हाँ, जिसने ये लिखा था, जिस पे मेल लिखा हुआ भी है। ये उस औरत ने बयान दिया, उसके बाद बयानात पे बयानात सिर्फ चेंज होते रहे, फिर डॉक्टर्स के बयानात चेंज होते रहे। मेरी बहन कितनी चीज़ें लेके बैठी, इतने पुलंदे हैं इनके पास कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पेपर। ये आपके पास कौन सा पेपर? ये मेरे पास 2 हॉस्पिटल्स के अल्ट्रासाउंड हैं। ये एक अलखिदमत मेरे करीबी हॉस्पिटल का है, जिसे आप कहीं से भी चेक करवा सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि मेल है। ये 7वें महीने का जी, डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। और ये कदर अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल यहीं का औरंगी का है, उसके 2 ही अल्ट्रासाउंड हैं।
ये भी अगर आप उनसे किसी भी रजिस्टर से निकलवा लें तो ये भी आपको बता देंगे कि मेल था। इतनी सारी गलतियां हो नहीं सकती ना, इतनी सारी गलतियों के बावजूद एक और पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने से पहले एक पॉइंट और आपको दिखाना चाहूँगी। वो लेटर दिखाई जिसमें ये देखिए, ये किस दिन जमा हुआ है? ये 15 तारीख को किसी बच्ची हिना की बच्ची का ब्लड हिना, एक खातून है हिना जिनकी बच्ची का ब्लड ग्रुप पूछा गया है, बेबी डॉल लिखा हुआ है। ये 15 तारीख को ये बच्ची एडमिट हुई है, वहाँ पैदा हुई है वहाँ, और 21 तारीख को इनको यही बच्ची, अब इनका ख्याल है कि यही बच्ची, क्योंकि जब इनकी वालिदा ने रिसीव किया तो उनका वो प्री मेच्योर बच्चा नहीं था, वो एक नॉर्मल बेटी थी, वो नॉर्मल बच्चा था। तो प्री मेच्योर और एक नॉर्मल डिलीवरी में आप लोग जो अगर माएँ इस वक्त देख रही हैं या वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, दादा बैठे हैं, दादी बैठे हैं, नानी बैठी हैं, वो समझ सकते हैं कि प्री मेच्योर बच्चे में क्या फ़र्क होता है और एक मेच्योर बच्चे में क्या फ़र्क होता है। सादिया बाजी, मैं आपसे यहाँ पर एक आपको अहम बात ये बताना चाहती हूँ कि प्री मेच्योर बच्चा जो होता है, अगर उसके हार्ट में सुराख हो, दिल में सुराख हो, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ज़िंदा रह सकता, जबकि ये बच्ची 17 दिन ज़िंदा रही है और इन्होंने हमें मरने के बाद बताया कि इस बच्चे के दिल में सुराख भी था। अगर मेरा बच्चा प्री मेच्योर था, उसके दिल में सुराख था, तो वो कैसे 17 दिन जिंदा रह गया? ये कोई डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं है। डॉक्टरों की रिसर्च के मुताबिक एक कंफ्यूजन मेरे भी दूर कर रहे हैं। ये जो बच्चे की विलादत हुई है तो 17 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहा बच्चा, और 17वें दिन ये आपको बेटी पकड़ा दी है। अच्छा, 17 दिन तक आपने इनको नहीं देखा, देखने नहीं दे रहे थे, देखने नहीं दिया ना, एक वालिदैन को पैदाइश के बाद 17 दिन तक आप बच्चे से मिलाने भी नहीं दे रहे, नहीं देखने नहीं दिया। तो वो बोलते थे ले जाओ देखने का, ले जाओ ये मर जाएगा। क्या था, वेंटिलेटर भी थी? वो वेंटिलेटर दिखाया नहीं, वेंटिलेटर नजर आता है दूर से शीशे, वो इंक्यूबेटर जो होता है। अच्छा, तो बच्चे हर बच्चे को रखा जाता है शीशे में, वैसे नजर आता है। 24 घंटे तो वैसे ही रखा जाता है। की क्या सवाल है? सर, हमें ये बताया गया था सिर्फ बच्चे को पीलिया है, जिसकी वजह से हमने उसका रखा है जॉइंटिस। जो नेचुरली जब भी बच्चा पैदा होता है कि ये नेचुरली बच्चों में पीलिया होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, और उसको 24 घंटे के लिए रखा है। पाबंदी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि माफिया था ना। सर, अगर मेरे दिल में खोट होगा, ताकि वो शक्ल भूल जाए 17 दिन के बाद उसको पता नहीं। आप ये सोचे ना, मेरे दिल में अगर खोट है तो मैं तो फिर चोरी किसी भी अंदाज से करूंगी, वरना क्या बात है। तो जनाब ये चोरी किस तरह की गई, अब मैं चाहूंगी कि मैं आपको वो चोरी भी दिखाऊं। ये चोरी क्या थी? जब हम ईडीओ हेल्थ के पास हमारी टीम पहुंची तो ईडीओ हेल्थ ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। आप ये सारा फुटेज जो है आप हमारी दूसरी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे जनाब। ईडीओ हेल्थ ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। क्यों? सर, मैं आज आपसे सवाल पूछती हूँ, क्यों आपने इनकार किया था? आपके दिल में कोई चोर था? अगर आप सही थे तो आप हमसे मिलते। हमने आपको बहुत सारे फ़ोन किए, आपने हमें उसका जवाब नहीं दिया। फिर हम MS सिविल हॉस्पिटल के जमील अहमद सिद्दीकी साहब से मिले, जिन्होंने सबसे पहले तो हम पे बड़ा गुस्सा किया, बरहम भी हुए, बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा कि जी जागीर पैसों से, टैक्स के पैसों से वो मेरा ख्याल है कि एक जो रिकॉर्ड हमारे पास फाइल है, पहले वो ऑन ईयर हो जाए तो मैं उसके बाद ये मज़ीद आपको डिटेल बता दूँगी। फाइल अगर आप लोग देख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वो बता सकें। जी, कराची के अस्पतालों में नौज़ायदा बच्चों के अगवा के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से एक केस हमारे पास सुबह सवेरे समा के पास भी आया, जो औरंगी टाउन के इश्तियाक अली थे, जिनका बच्चा जो है वो बीमार था, पैदा हुआ वो 5 जनवरी को, बीमार बहुत सख्त पड़ गया था वो बच्चा। उन्होंने सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया ने 20 दिन बाद उस बच्चे को गायब कर दिया, उसकी जगह एक मुर्दा बच्ची इनके हाथ में पकड़ा दी। घर वालों ने बहुत एहतजाज किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यहाँ मौक़िफ़ जानने आए हैं सिविल अस्पताल में ईडीओ हेल्थ से, उससे जानते हैं कि मामले की नौइयत क्या है और इंतज़ामिया की गफलत कहाँ तक है इसमें। चलिए देखते हैं चल के। इंसाफ की तलाश में और वाकई की खोज लगाने समा की टीम पहुंची सिविल अस्पताल, जहां काफी देर तक ईडीओ हेल्थ को फोन करते रहे, पर उन्होंने फोन उठाने की जहमत गवारा नहीं की। इसके बाद समा की टीम ने काफी देर MS सिविल अस्पताल जमील अहमद सिद्दीकी का इंतजार किया, पर जब वो आए तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कादिर सिद्दीकी से जब वाक़े की तफसीलात जानी तो पहले तो साहब बरहम हुए, फिर ये कहकर बात खत्म करने की कोशिश की
इतने बड़े सिविल अस्पताल में ऐसे छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। गलती हो सकती है, कहीं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इट डजंट मीन कि कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया या कोई हम हॉस्पिटल को बंद कर दें। अरे साहब, किसी का लख्ते जिगर चला गया और आपकी नजर में ये गफलत ही नहीं, ये अस्पताल की बेहिसी है या अवाम की बेबसी? सिविल हॉस्पिटल जमील अहमद सिद्दीकी साहब ने किस तरह हमें गुस्सा किया, फिर हमें अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। हमारे हाथ बड़े मुश्किल से एडिशनल सुप्रिटेंडेंट कादिर सिद्दीकी साहब मिले तो उन्होंने बड़े प्यार से सर हमें एक जुमला कहा, बड़े बड़े अस्पतालों में छोटी छोटी गलतियाँ तो हो जाती हैं सर। मैं ये एक पल को सिद्दीकी साहब आप सोचें, ये गलती आपकी बीवी के साथ, आपके घर के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ होती तो 4 करोड़ की तो शेयर में कहाँ हो जाता है, कोई मसला नहीं था, फिर हम भी खामोश रहते हैं। अब बात ये है कि कोई अपने ये लोग तनख्वाह लेते हैं, किसी का लगते जिगर चला गया और हम कह रहे हैं गलती अपने करते हैं या अपने जो गुरु है उनके करते हैं। ये माफिया है, ये तो एक केस आपने उठाया, देखिए न जाने कितने लोगों ने। और मैं यहाँ एक बात बहुत मेंशन करना चाहती हूँ कि ये कोई ना समझे कि ये आज एक शो हो रहा है, नहीं हो रहा ये, इसको मैं फॉलो अप करूँगी। समा पे एक माँ बैठ के ये बात कर रही है या मैं आज आपको बता रही हूँ, ये ऐसे मैं इस बात को छोड़ूंगी नहीं। मैं सिविल हॉस्पिटल में भी आऊँगी, मैं आप सब से मिलूंगी, मैं निकलवाऊंगी वो सारी फाइलें, मैं उस बच्चे का DNA टेस्ट भी करवाऊंगी। अगर वो किसी और का है तो उसको मुबारक हो, वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो इस बच्चे माँ का है तो वो इसको ही मिलेगा। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, ये बात अब शुरू यहाँ से हो रही है। ये नया कदम उठा है, ये समा का काम ही यही है कि सच के साथ हम साथ चल पड़ते हैं। और माँ की तो वैसे ही हम बड़ी कदर करते हैं क्योंकि माँ के ही तो पैरों तले जन्नत है, तो इस माँ को हम कैसे छोड़ दें। अब इम्तिहान सादिया इन तफ्तीशी अदारों का जो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करे कराची में, उनके लिए समा के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये केस तो समा ने लेके आया, तफ्तीश की है, सारम भाई वगैरह सब ने मेहनत की है उसमें, लेकिन अब आपका काम है कि जो इनकी जिंदा बेटा है वो किस गोद में चलेगी, वो कहाँ चलेगी, वो कौन लोग है, उन जाली नौसरबाजों को भी सामने लाया जाए और ये भी बताया जाए कि ये केस आज से 25-26 साल हो गए। अब्बासी शेख का हमने केस उठाया था समा ने, आज फिर ये केस सामने आ रहे, न जाने कितने बचे। ऐसे में मामला ये है ना कि डिलीवरी केसेस में तो सिर्फ वो चार्जेस हैं जो अस्पताल को दिए जाएंगे। ऐसे केस में जहाँ कोई बेऔलाद जोड़ा चला जाता है तो लाखों रुपए मिल जाते हैं। ऐसे हम देखते हैं केसेस और इनका देखिए आप वही लाखों रुपए, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं एक माँ हूँ, आप यकीन माने मैं उस तड़प को भी महसूस कर सकती हूँ कि जब मेरे पास औलाद नहीं हो, मेरी शादी को भी 10 साल 20 साल गुजरे, मेरे पास औलाद की नेमत से महरूम हूँ, मैं उसको भी महसूस कर सकती हूँ। तो आप सारिम बर्नी जैसे ट्रस्ट मौजूद है, ईदी जैसे ट्रस्ट मौजूद है, आप जाइए, आपके पास पैसा है, इनके एक डिपॉजिट फीस है, वो तो हक बनता है ना, वो भी इनके लिए नहीं है, वो उस बच्चे के नाम होने ताकि उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कि खुदा न खासा कल को उस बच्चे का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो आप वहाँ से जाके बच्चा लें, किसी और के बच्चे की किसी और की गोद को उजाड़ के आपको क्या मिल जाएगा? उसके बाद उसका अंजाम, जब आप एक किसी के माँ का गोद उजाड़ के इस तरह दहशतगर्दी करके, इस तरह फ्रॉड करके उस बच्चे से अब क्या उम्मीद रखेंगे कि वो सारा बनेगा? बर्बादी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो डाकू बनेगा, टारगेट किलर बनेगा, पता नहीं ना जाने क्या बनेगा, फ्राडिया तो बनेगा। आपको एक बात बोलूं, जमील साहब के लिए बात कर रहे थे, वो एक अच्छे आदमी है, मैं उनको जानता हूँ और अच्छे अफसर, यानी ये मैं नहीं उनके लिए बोल रहा, आप उनके लोगों से पूछें। ये काम जमील साहब ऐसे लेवल के लोग नहीं करते, ना उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये नीचे के लोग, मैं बताता हूं, ये नीचे के लोग अंडर पूरा हॉस्पिटल आता है। डेफिनेटली देखना चाहिए, जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। खुदा न खासा सारिम बर्नी ट्रस्ट में अगर कील इधर से उधर होगी तो मैं सारिम भाई से पूछूंगी ना। मगर ये जाती भी होती है कि सारिम भाई ने तो उसको इजाजत दी थी कि कील इधर से उधर करो, या जमील साहब ने तो इजाजत दी थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अच्छा आदमी जो अच्छा, मैं उनको बुरा कह ही नहीं रही, उसको बुरा ना कहे तो बेहतर है। सारिम भाई मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही, मैं इनफैक्ट किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ। यहाँ मेरा मकसद यहाँ खुदा न खासा किसी की तजलील है ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ तो आपका फर्ज है कि आप मुझे मुतमईन कीजिए। आप मुझे मुतमईन इस तरह कर सकते हैं कि जो जो उस केस से रिलेट लोग हैं आप उनको मेरे सामने बिठाते हैं, मेरी टीम के सामने बिठाते हैं और आप कहते हैं कि आप इनसे बात करें। जुमला सुन ले, ये सरकारी मुलाजिम है
ये आवाम के टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, इनका काम है आवाम को जवाब दो ना। अच्छा, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शगुफ्ता, उनके ऊपर मैजिस्ट्रेट ने खुद पार्टी बन के 3 दफात लगाई हुई, आप देख सकते हैं पेपर 175, 176, 177। तो उसके तहत उनको चेंज कर देना चाहिए। और पुलिस वालों के पास तो नया बहाना आ गया कि हमें ऑर्डर्स नहीं है, हम मीडिया से बात नहीं कर सकते। हम इस केस को उठाएंगे अपने प्रोग्राम के लिए, मैं जाऊंगी, बात करेंगे हम हॉस्पिटल वालों से कि क्यों आप जवाब नहीं दे सकते। हमें नहीं दे तो उस माँ को तो जवाब दें जो आपके पास आई थी अपने बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती के लिए। नहीं देंगे आप जवाब? सीपीएलसी से रब्ता किया? नहीं सीपीएल। अच्छा, कॉलर है हमारे पास, कॉलर से बात करते हैं फिर हम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगवा का केस है, कॉलर से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, कौन बात कर रही है? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी रुखसाना, सियालकोट से, कहीं क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैं इतना बहुत ज्यादा मैं किसी परेशान हूँ। मैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की वो जो है ना जेल में, तो मैं उसमें माँ कैसे मैं फील करे कि जो इसका बच्चा जो है वो जिंदा हो के अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तभी मैं, मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए भाई का। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं इतना हो रही, मैं जिस तरह मेरे बच्चे हैं इस तरह सबके बच्चे, किसी के साथ ऐसा ना हो। जी बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने इस दुख में शामिल होकर ये एहसास दिलाया कि माँ सबकी सांझी ही होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। हेलो जी जी जी, कौन बात कर रही है? अस्मा बात कर रही हूँ। जी अस्मा, कहिए क्या कहना चाहेंगी? मैं ठीक कहना चाहूँगी। पहले तो आप ये जो देखिए मेरी बहन, इनका जो दुख है ना, जी जी, कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक माँ समझ सकती है। और अगर वो मान रहे हैं हॉस्पिटल वाले उनकी गलती हुई है तो वो गलती को सुधारे, क्योंकि उनका बच्चा उनसे दूर है तो उनका दर्द जो है ना बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उनको उनका जी जी बोलिए बहन, बोलिए। आवाज। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? से डॉक्टर आपसे बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल। अच्छा जी अच्छा मैडम, आपको एक छोटी सी सजेशन देनी थी। बिल्कुल दीजिए। चूँकि ये जो बहन है, इनका जो बच्चा हॉस्पिटल से उन्होंने आगे पीछे कर लिया, इसमें टोटल का टोटल स्टाफ इन्वॉल्व है और ये समझ लें कि एक माफिया है। और ये माफिया जो है ट्रिपल से लेके जो वहाँ पे ड्यूटी के टोटल लोग हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि जितने लोग भी हैं ये सब ड्यूटी, इनका एक रोस्टर होता है, उनका मेंशन होता है बकायदा, वो सिग्नेचर करके उसके बाद ड्यूटी शुरू करते हैं। उस दिन के सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये बात आप मीडिया के जरिए जो आप करा रहे हैं, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। जिस तरह अभी जो अमजद साबित साहब का जो केस था, आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया और आगे के मुकाबले पकड़ दिया। लेकिन मेरा भाई फिर भी वापस नहीं आ सकता। पकड़ा तो वो गया, मेरा भाई नहीं आएगा, लेकिन इसका बच्चा मैं वापस ला के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन आज हम सब साथ खड़े होंगे तो जरूर बच्चा आएगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, सजेशन भी अच्छा है। पता भी है इनकी माफिया है। जज साहब ने ये लिख दिया किसी को अरेस्ट न करें, नॉमिनेटेड है डॉक्टर सारे, और जज साहब फरमा रहे अब अरेस्ट नहीं करें, ऊपर से हमारी पुलिस के हाल है। तो आप मुझे बताओ इसका क्या होगा। लेकिन ये माफिया है, माफिया को बेनकाब करना हम सबका भी फर्ज है। मजिस्ट्रेट साहब अगर इसमें इतना इन्वॉल्व है, इनका साथ दे रहे, तो क्या वो जज साहब से ये नहीं कह सकते कि अपने ये जो आपने दिया है इसको नजरसानी करें? देखिए जज की ऑर्डर बॉन्डिंग्स होती हैं बहुत सारी, और इसमें तो कोई बॉन्डिंग नजर नहीं आ रही, इसमें तो नजर आ रहा है सिर्फ सेफ किया उन्होंने। थोड़ा सा प्रोसेस तो लंबा होता है अदालतों का, लेकिन उस इतना लंबा नहीं होता कि वो जैसे कादिर भाई कह रहे थे कि 21 साल 22 साल लग गए। ये इंशाल्लाह
कुछ दिनों में या कुछ महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में इंशाल्लाह इसका जिंदा सलामत बच्चा ही आएगा इंशाल्लाह ताला। इशू सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी लेने का कोई तैयार नहीं है। फिर हम अपने से बड़े आदमी को देख के ना हम अपने आप को भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या जिम्मेदारी दी हुई है, हम उससे खौफ में चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये अगर खौफ निकाल करके इन्वेस्टिगेशन की जाए ना तो मैं समझता हूँ कि शायद घंटे भर में या इसी प्रोग्राम के खत्म होने तक के और मुझे आप यकीन में वो आप क्या मजीद उम्मीद रख रहे हैं? आप सबसे पहले मजिस्ट्रेट को दरखास्त दें ये इन्वेस्टिगेशन चेंज कराएं। बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर ईमानदार भी इस मुल्क में मौजूद है, वहाँ को रेफर कर दे और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी एतराज अगर है मजिस्ट्रेट साहब खुद कह रहे हैं तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज होना चाहिए। मैं तो जिस वक्त आके बैठा था मेरी एक जगह निगाह पड़ी थी, उधर ही आपको लेके जाऊंगा। आजकल बड़ा नारा लग रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद का, ये इन्होंने लगाया हुआ है और ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में गए थे। ये सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे अगर इंसाफ मिलता रहे, लेकिन इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। इस तरह ना करें कि यहाँ रहने वाला बंदा अपने आप को दुख में महसूस करे, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाऊं, आपको यही हमारी अदालतें होंगी, यही हमारे जजेस होंगे जो आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। मेरा एतबार आज भी अपनी अदालत से नहीं हटा, मेरा एतबार आज भी अपने जजेस से नहीं हटा। मुझे यकीन है कि आज भी वो इस माँ के आंसुओं को ज़ाया नहीं होंगे। और मैं उस माँ से सवाल करना चाहूँगी, मुझे यकीन है आज वो माँ भी ये प्रोग्राम देख रही होगी जिसने अपने सीने से उस बेटे को चिपकाया हुआ। किस दिल से, क्या इन आंसुओं को तुम देख पा रही हो सकता है उसको भी ना पता हो, ये भी पॉसिबल है। कभी नानी भी हरकतें कर देती हैं, कभी दादी भी हरकतें कर देती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पता है। हाँ नहीं कादिर भाई, मासूमियत नहीं, मेरी प्रैक्टिस है इन चीजों में। वो जाली होती है, नानी ने हरकत की है, नानी ने किसके कहने पे की है, ये भी तो माँ है ना, चलते हैं भाई, ये माफिया है। जिस तरह इसके पास अल्ट्रासाउंड है, उसके पास भी तो कितने अल्ट्रासाउंड होंगे जिसको पता हो फीमेल है बच्चा उसका। नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं देना चाहता, मैं तो एक चीज चाहता हूँ, यकीन जाने कादिर भाई, मन में पता था कि मेरे पास मेरा होने वाला बच्चा बेबी गर्ल है। और कैसे, अच्छा उस माँ पे भी मुझे हैरत है कि किस तरह। मैं सिर्फ उस माँ से मेरा आज एक सवाल है कि वो खुद एक माँ है और ये भी एक माँ बैठी है। फैसला आपने करना है, क्या आपको वो बच्चा सुकून दे रहा है या आज आपको अपनी ही आपसे किराहियत आ रही है? आप फैसला करें। हो सकता है हमें किसी अदालत में जाने की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है आपके अपने अंदर का ज़मीर जागे, हो सकता है आप खुद चल कर बिल्कुल ये सोचे कि जिस बच्चे के लिए आप सारा बनने की कोशिश करें, हो सकता है वो आपके लिए सहारा ही ना बने। कादिर भाई, अगर किसी की औलाद लेने से अपनी ही औलाद चली जाए तो फिर की बदुआ कहाँ जाएगी? जनाब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। और मुझे यकीन है कि ये शो ख़त्म भी नहीं होगा, इस माँ को उसका बच्चा ज़रूर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाजरीन। जिन लोगों ने अभी टेलीविज़न सेट ऑन किया है उनको मैं एक दफ़ा जल्दी से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त औरंगी टाउन इश्तियाक साहब के घर में मौजूद हूँ। 5 जनवरी 2016 को इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, मेरी बहन हिना ने, और 17 दिन के बाद एक मुर्दा बच्ची इनके हवाले कर दी गई सिविल हॉस्पिटल। ये सब कुछ हो रहा है सिविल हॉस्पिटल, हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल। सारे एविडेंस मौजूद होने के बावजूद हमारे जज साहिबान कहते हैं कि किसी को गिरफ्तार नहीं करना, कोई तफ्तीश नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं तो तफ्तीश कैसे हो? ये बात भी एक ऐसा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन आज इस प्रोग्राम के बाद मुझे यकीन है कि ज़रूर लोगों के ज़मीर जागेंगे, ज़रूर इस केस के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये केस यहाँ मैं छोड़ के नहीं जाऊँ। इस केस को मैं फॉलोअप करूँगी और इंशाल्लाह मैं मिठाई खाने ज़रूर हिना के घर आऊँगी जब बेटा इसके पास होगा। और सिर्फ हमारी डिमांड इतनी सी है, जिसके ऊपर इनको शक है कि जिन वालिदैन को वो बच्चा दिया गया, सिर्फ उसका एक DNA टेस्ट करवा लेना, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं। क्या हम ये भी नहीं कर सकते? जी सारे जी, एक तो जज साहब का कोई वो मसला नहीं है इसके अंदर। हाँ। उनको जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाएगी उस पर वो काम करेंगे। मसला सारा का सारा पुलिस का आता है। और मैं तो समझता हूँ ऐसे केसेस में एक नया कानून बनाया जाए, जहाँ भी ऐसा हो सबसे पहले अगवा का पर्चा काटा जाए,
दूसरी किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। लाका थाने में जाए, अगवा का पर्चा कटवाएं, बच्चे को पुलिस जो जिस पे भी शक है उसे अपनी कस्टडी में ले, ब्लड सैंपल ले, उनकी पूरी डिटेल ले और उनको जाने दे। और ये फौरी काम करने वाली चीज है। फौरी देखें, आज भी अगर इन्हें शक है या कहीं से पता चलता है कि ये लोग ले गए तो उसको पुलिस जा करके प्यार से उनको 1 घंटा लगना है हॉस्पिटल जाने आने में, सिर्फ ब्लड सैंपल लेना है, वो ले करके डीएनए के लिए भेज दें, पता चल जाएगा बच्चा किसका है। जिसका बच्चा हो उसके हवाले कर दें, उसको कोई झगड़ा ही नहीं है इसमें। इसीलिए मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ, ये बात इसलिए मैंने कही कि ये अगवा का पर्चा कटेगा और अगवा का पर्चा एटीसी के अंदर जाता है, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर ये है कि जिसके पास भी बच्चा है, मैं ये गारंटी देता हूँ, कादिर भाई के पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, आपके पास आ जाए, कि हम सारा केस लपेट देंगे, ख़त्म कर देंगे, कोई झगड़ा नहीं है। हमारा सिर्फ एक झगड़ा है इंसाफ। इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ में इसको इसका बच्चा मिलना चाहिए, बस। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, इसका किसी से झगड़ा है, लेकिन इसके साथ एक जुल्म हुआ है। आप कह रही है ना माँ जानती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ जानती है, हर इंसान जानता है, माँ बाप दोनों जानते हैं कि औलाद क्या होती है। 7 दिन 17 रातें वहाँ काटी हैं। क्या कहेंगे इश्ताक? 24 घंटे वहीं पर होता था भाई, 24 घंटे में वहीं पर होता था। और अंदर जो वार्ड है बच्चों का, बस उसके सामने जैसे गैलरी खत्म होती है, वह फुटपाथ पे लेटे होते थे। और मेरी बहन ने बताया कि आप लोग यहाँ रहते भी नहीं हैं, आप घोटकी में रहते हैं, वहाँ से आप यहाँ आए हुए हैं। तो इतने दिनों से आप यहाँ सिर्फ यही चक्कर काटने के लिए, सिर्फ एक इंसाफ की तलाश। जो हल्का फुल्का काम करता था उससे भी फारू होकर बैठ गया था मैं, तो बिल्कुल चुप। ना घर की टेंशन अलग होती थी, वहाँ की टेंशन अलग होती थी, तो क्या करूँ, तो ना इधर का ना उधर का। और जब उधर जाऊँ उनको डॉक्टरों के पास, भाई जब इधर बैठा हुआ हूँ किसी मकसद से बैठा हुआ अपने बच्चे के लिए, कम से कम दिखाई दो दूर से, तो उनका एक ही जवाब होता था। 2-3 बार जब उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई ज़्यादा देखने का शौक है तो बच्चा अपना ले जाओ, उसके बाद मैंने उनको फोर्स करना छोड़ दिया। और वो बार बार बच्चा ही बोलते थे। हाँ, एंड तक उन्होंने यही बोला है कि बच्चा। कभी उन्होंने मुझे 21 तारीख तक उन्होंने ये नहीं बोला है कि आपकी लड़की है। जब 21 को आपको लड़की सुपुर्द की तो आपने वहाँ का आपका रिएक्शन क्या था? आपने वहाँ क्या कहा? मैंने लड़की जब ली तो मैंने बच्चे की नानी की दी ना, गोद में दी, तो मैंने बोला लाओ सर्टिफिकेट को एक नज़र मार लो। उन्होंने जो दिया है डेथ सर्टिफिकेट, उस पर देखा तो उस पर 6F लिखा हुआ था। अभी मैं वार्ड से बाहर ही नहीं गया था तो फ़ौरन वापस आ गया मैं। डॉक्टर रजा सामने खड़े हो तो उन्होंने उठा के रेफरल नोट दिखा दिया, बोला आपकी ये देखो लड़की है। तो उस टाइम वो तो बिल्कुल झगड़ने के मूड में खड़े हो गए। तो मैंने बोला लड़की नहीं है मेरी, अब तक लड़का था तो आज लड़की कैसे हो गई जब वो डेड हो गया? तो आप उसको मरने के बाद आप मुझे बोल रहे हो कि आपकी लड़की थी, लड़का अब तक सही था। 3 दिन पहले आप मुझे बोल रहे थे कि 1 दिन में आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, और वो मिलने वाला बच्चा अब एक्सपायर हो गया। और उसके दिल में सुराख भी पैदा हो गया। दिल में सुराख भी हो गया, और वो अब तक नहीं बताया था सुराख भी। वो सुराख भी आप बता रहे हो मुझे। सारी बीमारियां एंड में हुई और एंड में बच्चा एक्सपायर हो गया, तो इसका क्या मकसद है? मेरा तो लड़का था। आपका जब बच्चा पैदा हुआ था आपने तब देखा था कि प्री मैच्योर बच्चा ने तब दिखाया या फौरन ही इंक्यूबेटर? मैं जब ब्लड अरेंज किया था मैंने वाइफ के लिए, तो वो दोबारा वापस करने गया था, उन्होंने सिर्फ खाला ने देखा था। हाँ, तो वो बहुत कमजोर बच्चा था उस वक्त। जी। और जब आपके हवाले वो बच्ची की गई तो मुझे आंटी ने बताया माशाल्लाह हेल्दी बच्ची थी माशाल्लाह, प्रॉपर बच्ची। हाँ, प्रॉपर बच्ची थी। वो नहीं थी प्री मैच्योर बच्चा? नहीं, प्री मैच्योर बच्चा नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह जैसे थे वो वैसी थी बिल्कुल। वो भी किसी की औलाद है, उस माँ को कैसे सुकून आएगा? ये जिसने भी किया की फैमिली में, मुझे नहीं पता, जैसे सारी भाई ने कहा कि भी करती है, दादी भी करती हैं, फुफियाँ भी करती हैं, इस तरह की किसी भी औरत ने किया। यार वो औरत ही तो है, एक औरत ही औरत का घर उजाड़ रही है, एक औरत ही औरत की गोद उजाड़ रही है। आज मुझे अपने औरत होने पे भी शर्म आ रही। आपको क्यों नहीं आती? आपका दिल क्यों नहीं मचल रहा इस वक्त? इस माँ के आंसू मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो रहे, आपसे हो रहे? प्लीज़ इर्द गिर्द मोहल्ले वालों में कहीं देखिए, ये बातें छुपती नहीं है। कहीं जब कोई एक औरत प्रेग्नेंट होती है पूरे मोहल्ले को पता होता है, कंसुइयाँ हर घर में हो रही होती हैं, क्या है बहन बताओ तो सही, तो हर कोई बता रहा होता है कि बेटा है बेटी है। ज़रूर मोहल्ले वालों को भी ये बात पता होगी। उन मोहल्ले वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज़ अगर आपको ऐसा कोई भी शक पड़ता है कि जी आपके मोहल्ले में ऐसी कुछ साजिश हुई है कि हमने तो सुना था इनकी आप बेटी है लेकिन जब पैदा होकर वापस आए तो वो बेटा है, तो प्लीज़ आप समा को, सारिम बर्दी साहब को, आप मंदुखेल साहब को, किसी को भी, फरा को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप समा से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सुनारा बात करूँ कराची से। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मेरा भी एक केस है, मैंने केस से आपसे बात करनी है। जी बोलिए बोलिए सुमेरा। वकील साहब का नंबर मिल जाएगा? किसका नंबर? मंदुखेल साहब का? वकील साहब की बात। जी मंदुखेल साहब से आप बात भी कर सकते हैं, नंबर भी मिल जाएगा। पूछिए, नंबर समय से ले ले, बाद में आप मसला तो आप पीसीआर में जहां आपने कॉल किया, आप वहां से आपको मंदुखेल साहब का नंबर मिल जाएगा। वो अभी बात नहीं करना चाह रही, आपका नंबर मिल जाएगा। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? इमरान बोल रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। तो आपका प्रोग्राम देख रहा था अभी। जी भाई। तो जी आप भी माँ हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, तो मैं अभी देख रहा था ये प्रोग्राम, तो बहुत तकलीफ होती है इस तरह की चीजें देख के। बिल्कुल, और इससे ज्यादा तकलीफ तो आप इनकी जरूर हेल्प करें जी, और उन लोगों को बेनकाब करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही है। आज का शो करने का मकसद भी यही था कि उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों को बेनकाब करें जो इस साजिश में इन्वॉल्व हैं। और ऐसे कितनी ही माओं की गोदें उजड़ी होंगी, इनका कोई तजवीज़ है? इन्हें बड़ी दूर से टेलीफोन किया, आपको कोई तजवीज़ इस हवाले से? आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे देख ले, हर जगह बच्चा लिखा हुआ है, मेल है, डॉक्यूमेंट्स है, एक ही चीज़ का सबूत है, और तफ्तीश का ये आलम है। 8-9 महीने हो गए, तो आपकी नज़र में क्या? अमेरिका में तो बड़े अच्छे इंसाफ हो रहे हैं। लाइन कर दिया। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गया। एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। साद भाई, अपना सालम भाई बड़ी मासूम आदमी है, बड़े अच्छे उसने किए, उम्मीद रख रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल करूं कि अगर मैं आपसे ज्यादती करूंगा, आप कहाँ जाएंगे? अदालत जाएंगे। आपके साथ पुलिस ज्यादती करे, कहाँ जाएंगे? अदालत जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं बार बार ये कहता हूँ, खुदा के लिए 70 साल पाकिस्तान बने को हो गए, अभी तक हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। सादिया, चर्चिल जब प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, हिटलर ने बयान दिया था कि सुबह नाश्ता जो है ना मैं लंदन में करूँगी, यानी रात में लंदन में कब्जा करूँगा। तो जो साफ़ी हजरात थे, जैसा आप मीडिया वाले हैं, वो जाके चर्चिल से पूछा, वज़ीर आज़म से, कि ये बताया कि हमारी बॉर्डर की क्या सूरत हाल है, वो तो सुबह नाश्ता करने आ रहे हैं। तो चर्चिल ने उनसे कही, ये बताओ कि हमारी अदलिया सही काम कर रही, लोगों को इंसाफ मिल रहा है? जनाब हम आपसे पूछ रहे हैं बॉर्डर क्या है, आप अदलिया की बात। जब 3 मरतबा सवाल किए तो तीनों मरतबा यही जवाब दिए कि साफियों ने कहा हाँ जी हमारी अदालतें सही काम कर रही। तो चर्चिल ने यह कहा कि जिस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिल रहा हो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। अब इसकी गहराई में आप चले जाएं। अब अगर पुलिस ने सेक्शन गलत लगाया सारम भाई, तो ये जज साहब का काम है कि उसकी सरजनिश कर रहे हैं। अगर उसकी तफ्तीश डिले है तो जज साहब का काम है। अगर तफ्तीश में जो ना वो अरेस्ट नहीं हुआ है तो जज साहब का काम है। अगर तफ्तीश में ये नाकाम है, बदनीयत है, तो तफ्तीश ट्रांसफ़र करने का भी इख्तियार जज साहब के पास है। और अगर जज साहब ये कहें कि आप अरेस्ट ना करो और उसके बगैर आप तफ्तीश करो और तफ्तीश की सूरत हाल ये हाल हो। कभी कभी अदालतें देखता हूँ, आप रोज़ देखते हैं, जिन जजों के पास बैठने की ढंग की जगह भी नहीं है, कुर्सी भी ऐसे ऐसे हिल रही होती है, वो इनसे इंसाफ खुद से क्या करेंगे? उनकी भी बड़ी मजबूरियाँ हैं। मसला सारा का सारा वही आता है कि अगर पुलिस की तरफ ही इंसाफ मिल जाए और लोगों में खुद इंसानियत दम पैदा करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस अदालतों में जो ना कुर्सियाँ वकीलों और साइलिन के लिए नहीं है, जज साहिबान के लिए है। और जो जज साहब ये समझ रहे मैं इंसाफ नहीं दे सकता हूँ, वो उसको रिजाइन देना चाहिए, उसको और काम होना चाहिए। ये आगे की बात कर रहे हैं। अगर हम वैसे देख लें तो हॉस्पिटल का भी अपना एक सिस्टम होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है, अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो वहाँ जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। पुलिस तो बाद में आती है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बना दें, किसी के साथ कोई जाती हुई है, कोई कंप्लेन करे, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, अच्छे लोग बिठा दें वहाँ जाकर के अस्पतालों में। शादी वजह जब हम गए थे एहतिजाज किया था, उसके बाद डॉक्टरों ने हमारे को ये धमकी दी थी कि अगर हमारे हाथ से कोई भी बच्चा एक्सपायर होता है या कोई भी लेडी के साथ कुछ होता है तो तुम लोग जिम्मेदार होगे, अब अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर इसमें क्या मतलब ये जब हम जाते थे तो पुलिस वालों को कर रहे हैं ना, तो अगर रास्ता रुकता है कोई मर जाए, यानी उल्टा इनको ब्लैकमेल मतलब घबराहट में किसी डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होगी एहतजाज के जरिए। बच्चा वापस ले लो तो फिर यही खामोश होंगे और क्या करेंगे बेचारे। सर हम जब भी जाते थे ना वहाँ पुलिस वाले बिठा के ऐसे रखे होते थे जिससे हम इंसान नहीं, हम दहशतगर्द उनके पास जा रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनका कत्ल गारत करने जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे एक इल्तिजा करने जाते थे, हमें मेहरबानी करो बच्चा दे दो। उल्टा उन्होंने हम पे ही जिम्मेदारी डाल दी कि तुम लोग अब आए तो हम तुम लोगों पे ये डाल देंगे, किसी का मर्डर हो गया हमसे या कोई बच्चा एक्सपायर हो गया वो तुम लोगों की जिम्मेदारी। इसीलिए हम उसके पास अस्पताल नहीं गए, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की जिन लोगों ने भी ये बातें कही हैं जनाब, एक पल को सोचिएगा आपके घर में भी औलाद मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। नाज़रीन वापस आ चुके हैं। वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका हल क्या है, क्या होगा, हम कैसे कि इस माँ को इसके बच्चे से मिलाएंगे? पर आपको क्या लगता है? देखिए सादिया, हल बहुत सीधा है। अगर डॉक्टर्स को किसी भी लम्हे पे कन्फ्यूजन हुई और 17 दिन वो कन्फ्यूजन चलती रही और एक माँ का दिल ये मानता नहीं है कि जो बच्ची उसके हाथ में दी गई मुर्दा बच्ची वो उसकी बच्ची थी, सारी कैसे माने जब उसने पैदा ही एक बेटा किया, उसकी बहन ने देखा है कि वो बच्चा है, डॉक्यूमेंट्स सब मौजूद हैं, हमारी अदालतें हैं, तो एक हुक्म जारी कर दिया जाए कि जिस फैमिली और जिस बच्चे के मुताबिक और हॉस्पिटल का ये काम है, बिल्कुल एक DNA टेस्ट करा लें, इससे ज़्यादा की बात ही नहीं है। और अगर उनका बच्चा है तो अल्लाह उनको मुबारक करे और इनको सब्र दे, और अगर इनका बच्चा है तो इनके पास वापस आ जाए और उनको सब्र। जी सारे मैं तो सबसे पहले कहूँगा जमील सिद्दीकी साहब को चाहिए कि उसी स्टाफ को बुला करके इन्वेस्टिगेशन करें, जो MS है, MS साहब जो है, और ये कहें कि या तो बच्चा रिकवर करवा दो तो इस मामले को ख़त्म करवा देते हैं, और अगर नहीं करवाते तो उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा, जो हेड होता है वो जान लेता है कि कौन बेईमान है और किसने किया होगा। कैमरे लगे हुए हैं, दीगर शवाहिद होते हैं, फिर आपस में भी फटे होते हैं। उनके पास एक रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें वहाँ इतराफ़ भी किया गया कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं ऐसे लोग। अच्छा, उसमें ये है कि इन्वेस्टिगेट करके उनको कह दे, अगर नहीं देते नहीं करते तो मैं 2 दिन का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है, और MS खुद एक FIR दर्ज करवाते हैं कि जी फला दिन यहाँ ऐसे ऐसे वाक़या सानिया हुआ था, और वो बच्चा ऐसे इंसानियत ही आपका फ़र्ज बनता है और MS भी आपका फ़र्ज बनता है। और अगर ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते या कोई वजूहात हैं तो फिर हमारी पुलिस को चाहिए। कादिर भाई कह रहे चीफ मिनिस्टर की नहीं जिम्मेदारी, चले मैंने छोड़ दिया चीफ मिनिस्टर को, IG से DIG जो है उनकी जिम्मेदारी है कि पूछे तो सही आखिर कि क्यों इतने ऐसे काम कर रहे हो जिससे पुलिस भी बदनाम हो रही है। शगुफ्ता जो SI है उससे पूछा जाए कि क्यों नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन अब वो नहीं कि जी हो रही है और कागजी कार्रवाई चल रही है, नहीं, प्रॉपर एक DNA पे काम होना चाहिए कि जो बच्ची है उसका भी DNA हो और जो बच्चे जिस पे शक है उसका भी DNA हो, और अगर तब भी नहीं मिलता तो इसका बच्चा कहाँ गया, फिर भी पुलिस का काम है और रिकवर करके दे। सादिया, मेरे हिसाब से अगर हम ईमानदार है, मतलब मैं अपने आप से शुरू कर लेता हूँ, सारिम भाई, पुलिस, अदालतें, हर जगह अगर हम ईमानदारी से काम करें, सिंपल सा केस है, जदीद दौर है, 2016 है, DNA टेस्ट, ठीक है। जो बच्चा मिसिंग है, मैं इसको मिसिंग का नाम दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा इनका गायब है, अगवा की तो बाद में बात आएगी, मिसिंग है। अब सबसे पहले तो ये कर ले कि जो बच्चा उन्होंने दफना है, जो बच्ची दफनाई है, उनकी पोस्टमार्टम करके और DNA टेस्ट करा के इनसे मैच करा जाए। हालांकि उसकी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि मेल बच्चा इनका यहाँ पैदा हुआ है, उसके बावजूद तसल्ली के लिए कल केस चलाने के लिए DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम किया जाए। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि ये बच्ची वाकई इनकी नहीं है। उसके बाद CPLC और EVCC का बड़ा अच्छा ऑफिसर आया हुआ है तारिक दरोजो साहब, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये मिसिंग पर्सन का केस है, इसको आप हैंडल करें कि जो इनका बेटा गायब है और जो ग्रोह है उनको आप बेनकाब करें, क्योंकि रोज रोज का ये सिलसिले खत्म होने चाहिए। बिल्कुल जी। मैं सादियाबाजी में बहुत थक गई हूँ, गरीब माँ हूँ, कब तक भागती रहूँगी। सारिम सर ने बहुत सारा दिया, मीडिया ने दिया, मैं अब उस माँ से आपके ज़रिए इल्तिजा करती हूँ कि देखो मेरे एक माँ का दिल देख लो, मेरे आंसू देख लो, तुम्हें
तुम कभी उस बच्चे का सुकून नहीं पा पाओगी। अगर मेरा दर्द मुझे दर्द में रखोगी ना तो तुम्हें औलाद का सुख नहीं मिलेगा। अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद दे, अच्छे से बढ़कर दे। तुम मेरा बच्चा मेरे सुपुर्द कर जाओ। मैं मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से इल्तिजा करती हूँ कि अब वो आए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके वो इस माहौल को भी साफ करें। किसी और माँ के साथ ऐसा नहीं हो। मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ सादिया बाजी मैं माँ हूँ ना, उस बच्ची को भी इंसाफ मिले। वो जिसकी बच्ची थी वो चली गई, उसको भी इंसाफ मिले कि उसके माँ बाप उसको एक्सेप्ट करें, कि पहचान मिले। वो लावारिस नहीं थी, वो भी किसी की बेटी थी। मैं उसके लिए भी लड़ रही हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए। सही कह रही है वो कि वो लावारिस बच्ची तो नहीं थी ना, ये दिल का उसके वर्षा आए, माँ का दिल है, तड़पता हुआ दिल है ये। और यकीनन मुझे इस बात का पता नहीं क्यों आज यकीन है कि वो माँ ये शो ज़रूर देख रही है। ये बात यही ख़त्म हो सकती है। नहीं हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, सिर्फ आपने आना है, इनको बच्चा देना है। नहीं वरना बच्चा उस भी आ बच्ची को ना जाएगा, नाम वो फंस भी जाएगी। जो तदफीन हुई है उसको भी तो पता चले कि उसके खुतबे पे किसका नाम लिखा जाएगा, वो किसकी औलाद थी। ये बहुत सारे सवालात हम इंसानियत के लिए जमा होते जा रहे हैं। क्या हम बेहिस हो गए? ये अपने आप से सवाल कीजिए, उससे सवाल कीजिए। मेरा यकीन है मेरी पूरी टीम इसको फॉलो अप रखेगी और हम इन इंसाफ दिलाते हैं। यहाँ मैं आपसे इजाज़त देती हूँ, आपसे मुलाकात होगी मेरी कल इंशाल्लाह। कल का शो देखना मत भूलिएगा। कल एक दफ़ा फिर कुछ ऐसी हकीकतें, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे जिनसे हम उलझते फिर रहे हैं। हम लोगों को ऊपर बातें करते लेकिन अपने गिरबान में नहीं छापते। कल मुलाकात है ना। मेरा भरोसा रखो। समा के प्लेटफॉर्म से ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटूँ। बहुत मेहरबानी। समा मेरे साथ लगा हुआ है, शुरू दिन से लगा हुआ है। मैं किन किन के नाम गिनवाऊँ? सर सारिम वनी साहब ने जिस को बोला वो सब मेरे साथ समा के लगे। मैं इस उम्मीद में जी रही हूँ, वरना मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं कैसी माँ हूँ, बेबस माँ हूँ, लाचार माँ हूँ। आप लोगों का सहारा में बस अल्लाह के बाद आप लोगों पे भरोसा करके देखे 8 महीने वाली ज़ात उसकी है जनाब। 8 महीने सब्र करके पड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों के भरोसे मुझे इंसाफ दिला। उस खुदा की ज़ात पे यकीन रखिए जनाब। आप लोगों से मुलाकात होती कर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।